नमस्कार साथियों, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके सभी एग्जामों में बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है और वो श्रृंखला है एनसीईआरटी की श्रृंखला। तो हमने शुरुआत करी है कक्षा 6 की जो पुस्तक चलती है भूगोल की, उसके पहले चैप्टर से आज हमने शुरुआत करी है। आप इसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा। मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पढ़ाने की कोशिश करी है और इसके बारे में आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और चाहें तो इस वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आप इसको आराम से समझना। इसको यहाँ से देखने के बाद आपको एनसीईआरटी के और कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आपका समय नहीं खराब करते हुए। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए मित्रों, जो सौरमंडल है, सौरमंडल अर्थात सूर्य और उसका परिवार। सौरमंडल में अनेक ग्रह है, उपग्रह है, तारे, खगोल, अन्य खगोलीय सारे पिंड पाए जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। और इस सौरमंडल में हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का क्या स्थान है, पृथ्वी कैसे बनी, क्या हुआ, इसके बारे में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए मित्रों, मैं इसमें जैसा एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे की वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई कंटेंट जोड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। जो एनसीईआरटी की हूबहू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए मित्रों, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को अपन पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात्रि को हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि हमारा जो एक महीना होता है उस पूरे मंथ में, यानी 30 दिन का हम उसको मान के चलते हैं और 30 दिन को हम 2 भागों में बांट देते हैं। 15-15 दिन के भागों में 2 में बांट देते हैं। एक 15 दिन के भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा, और एक को अमावस्या। दोनों में अलग अलग डिफरेंट हो गया ना। तो जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की रात कहते हैं। और देखिए मित्रों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलना, चंद्रमा की जो रात, नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं अमावस्या को। जिस दिन चंद्रमा, अमावस्या के दिन हमें कोई भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो आप सोच रहे हो कि सर ये नए चंद्रमा की कैसे कहते हैं। एक बात का आप आराम से समझना कि जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन हमें कोई चांद दिखाई नहीं देता है। पूरा आप आसमान में देखना रात्रि को, जब रात्रि को आप आसमान में देखेंगे तो आपको चारों ओर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पूर्णिमा को देखते हैं तो पूर्णिमा को आप पूरा चांद दिखाई देता है आपको। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही पूर्णिमा हुई तो चांद धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, पूर्णिमा को कहते हैं चंद्रमा के अस्त होती हुई रात, यानी चंद्रमा धीरे धीरे हमें बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर थोड़ा कम दिखाई देगा, फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर अमावस्या ऐसी रात्रि आती है उस दिन हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही अमावस्या जाती है उसके जस्ट अगले दिन हमें चांद हालांकि दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसीलिए अमावस्या को नए चंद्रमा की रात्रि कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सूर्य, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, इनमें सूर्य है, चंद्रमा है और रात में दिखाई देने वाली सभी जो वस्तुएं होती हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। देखिए, एक खगोलीय पिंडों को 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें खुद की ऊष्मा होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें खुद की ऊष्मा नहीं होती है। तो क्या होते हैं इसके बारे में देखना। एक तो होते हैं तारे, स्टार, तारा। तो तारे क्या होते हैं, यानी वे खगोलीय पिंड जिनमें खुद की अपनी ऊष्मा हो और खुद का प्रकाश हो, वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। जिनमें खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है और वो अपनी ऊष्मा और प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलना कि सूर्य भी एक तारा है। सन इज ए स्टार, यानी सूर्य भी एक क्या है, तारा है। इस बात का आप ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है, तारा, बहुत सारे तारे जो मिलते हैं और उन तारों का एक समूह होता है
उस समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। यानी विभिन्न तारों का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और आप देखना, ये बहुत बढ़िया बातें हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर ये भी क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर निम्न में से क्या है, तो वहां आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो भी क्या है? नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र मंडल का मतलब क्या हुआ? अभी सब बताया था ना, यानी वो तारों के क्या है? समूह है। कौन? अर्सा मेजर व बिग बियर। और आपने एक बात और देखी होगी, बहुत प्राचीन काल से हमारे कई भ्रांतियां भी हैं और हमारी कहानियां भी हैं जिनको अपन कहते हैं कि ये 7 ऋषि, आसमान में हम रात को जब देखते हैं तो 7 तारे हमें एक साथ दिखाई देते हैं, और उन तारों को हम क्या कहते हैं? उन तारों को हम सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। कहते हैं कि 7 ऋषि थे जिनका जब यहाँ से मोक्ष हुआ, मृत्यु हुई, उसके बाद ये क्या बन गए? तारे बन गए। तो कहते हैं ऐसा। तो ये 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? सप्तऋषि मंडल कहलाता है। और जो ये सप्तऋषि मंडल है ये किसका भाग है? अर्सा मेजर। ये अर्सा मेजर का भाग है। दूसरी बात, अब हम चलते हैं ग्रह पे। ग्रह क्या होते हैं? प्लेनेट। इसको इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। जिसमें ऐसे खगोलीय पिंडे जिनमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो सर एक बात बताइए, फिर ये चमकते कैसे हैं? तो मैं आपको बताऊं कि ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। यानी इनमें खुद की कोई ऊष्मा नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, फिर भी ये चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यानी जिसकी खुद की प्रकाश हो और खुद की अपनी ऊष्मा हो, तारे कहलाते हैं। जिनमें खुद की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। ग्रह को क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। देखिए, ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेट। और जो प्लेनेट है वो ग्रीक भाषा है, एक भाषा है ग्रीक। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से मिलकर बना है। और प्लेनेटाई शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चक्कर लगाने वाला। परिभ्रमक का मतलब होता है घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला। आप इस बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य है। इसीलिए पृथ्वी अपना प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि सूर्य सबसे नजदीक है, तो सबसे जो नजदीक होगा उसी का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी अपना पूरा जो प्रकाश है वो किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। आगे देखिए मित्रों, सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो लगभग मान के चलें 8 मिनट। ऐसे की ऐसे एज ए टीच प्रश्न आ जाता है, आप इस यकीन मान के चलना। लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और देखिए, जो अपने ध्रुव तारा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। ध्रुव तारा हमेशा एक ही अपनी जो स्थान है उस पर निश्चित रहता है, और हमें ध्रुव तारे की मदद से हम किस दिशा का निर्धारण करते हैं? उत्तर दिशा का। देखिए, जब प्राचीन काल में घड़ियों का विकास नहीं हुआ था, कंपास नहीं बना था, उस समय जो रात्रिकालीन जो जाने वाले होते थे वो किससे अपनी दिशा का निर्धारण करते थे? ध्रुव तारे को देखकर दिशा का अनुमान लगा लिया करते थे कि यह दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा है। इसके बाद आगे देखिए मित्रों, प्रकाश की जो गति होती है, यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो किस गति से आता है? तो उसकी गति कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वो गति करता है। क्या? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद देखिए मित्रों, चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को ये चांद पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। अब देखिए, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आप भूगोल भी कह सकते हैं। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी का भाषा का शब्द है। कई बार पूछ लिया जाता है ज्योग्राफी निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो ज्योग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है। और जो ज्योग्राफी है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है जी और एक होता है ग्राफिया।
जिसमें जी का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। और अगर इन सब का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। हमारे जो सौर मंडल है उसमें कुल 8 ग्रह माने गए हैं, कुल 8 ग्रह होते हैं। और पहले कितने थे? पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में यम या प्लूटो एक नाम का एक ग्रह था, उसको हमारा जो खगोलीय संगठन है, संस्थान है, उसने कौन से ग्रह का दर्जा दे दिया? उसको बोना ग्रह मान लिया गया। तो आपसे कोई ये पूछे कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो आप कितने बताएंगे? 8 ग्रह हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग, जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे से। और जो हमारा रास्ता, इसका जो सभी ग्रह है, उपग्रह है, ये एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक पथ पर चक्कर लगाते हैं। इस पथ को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ कहते हैं, जिसको आप इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्ताकार कक्ष कहते हैं, कक्षा कहते हैं इसको। सभी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब देखिए मित्रों, इस डायग्राम से इस चीज को समझने की कोशिश करना कि सूर्य से जो हमारे 8 ग्रह हैं, चूंकि सूर्य सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। और सारे ग्रह और उपग्रह, अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं? यानी सभी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सभी उपग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ग्रहों के। वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सभी ग्रहों के अपने अपने अलग अलग उपग्रह होते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। देखिए मित्रों, सूर्य से दूरी के अनुसार, देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के आधार पर इस ग्रह का कौन सा स्थान है? ग्रह का नाम देंगे, आपको स्थान पूछेंगे। देखते हैं। देखिए मित्रों, सूर्य से दूरी के आधार पर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। सबसे जो पहला ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी 4 ग्रह बिल्कुल सीधे में। देखिए आप, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और फिर कौन से ग्रह आएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको आप यूरेनस भी कहते हैं, नेपच्यून भी कहते हैं। बुध को मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये तो आपको पता ही है। तो इस प्रकार ये सूर्य से दूरी के आधार पर है। अब इसमें प्रश्न कहां से बनेगा? इसमें प्रश्न ये बनेगा कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर किस नंबर का ग्रह है? किस नंबर का है बताइए? तीसरे नंबर का ग्रह है ना। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी किस नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का। ये बात हो गई हमारी। देखिए मित्रों, जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको कहते हैं, ये 4 जो ग्रह हैं इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। यानी आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं? इनको इनर प्लेनेट भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह। इनका आकार कम होता है, यानी छोटे होते हैं, लेकिन घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब वजन ज्यादा होता है इनका। आकार छोटा होता है, वजन ज्यादा होता है। जिस प्रकार से आप लोहे का एक छोटा सा गोला ले लीजिए, उसका आकार तो इतना सा होगा, लेकिन वजन क्या होगा? ज्यादा। उसी प्रकार मैं एक हाथ में अगर फुटबॉल लेता हूं तो फुटबॉल का आकार तो ज्यादा है, लेकिन वजन क्या है? कम है। तो इनका आकार तो क्या है? कम है। आकार तो क्या है? कम, वजन क्या है? ज्यादा है। तो इनका आकार तो क्या होता है? कम होता है, लेकिन घनत्व क्या होता है? ज्यादा। अब घनत्व ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? चट्टानों से। और देखिए, जो नेक्स्ट 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। चूंकि आपको देखने से पता चल रहा होगा कि आकार में तो क्या है? बड़े हैं। इनका आकार कैसा है? बड़ा है। आकार बड़ा है तो घनत्व क्या है? कम है, यानी उल्टा सिस्टम है। इनका आकार ज्यादा है तो घनत्व क्या है? कम, यानी आकार बड़ा तो घनत्व कम। अब इसे क्या कहते हैं? इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं, इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तरल पदार्थों से बने हुए हैं। समझ गए? अब सभी जो उपग्रह हैं उन ग्रहों के अपने उपग्रह भी होते हैं।
तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वो कौन से के हैं, तो कौन से के हैं? शनि के हैं। कितने हैं? लगभग 30 से भी ज्यादा है, लगभग 30 से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो एक देखने से पता चल रहा होगा ऐसा कौन सा ग्रह जिसके छल्ले पाए जाते हैं? शनि है। जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं वो कौन सा ग्रह है? शनि है। एक बात और देखिए मित्रों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न में से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है? कई बार उपग्रहों को चंद्रमा भी कह दिया जाता है, यानी उपग्रहों को क्या कहते हैं? चंद्रमा भी कहते हैं। तो ये पूछ ले कि निम्न में से किस ग्रह की चंद्रमा ही नहीं है या उपग्रह नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो क्या बताएंगे? बुध और शुक्र। जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और जो इसकी ये हैं ये लगभग किससे मिलती हैं? पृथ्वी से मिलती हैं। तो मित्रों देखिए, हमने ये तो देख लिया कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से ग्रह का क्या क्रम है। अब देखते हैं आकार के आधार पर, हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इन सभी ग्रहों से बड़े कौन से ग्रह हैं? ये हैं। तो सबसे पहले कौन से आएंगे? ये हैं। तो देखिए आकार के आधार पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति है। दूसरे नंबर का कौन सा है? शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और फिर कौन सा है? हमारी पृथ्वी। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा क्रम है, तो कौन सा बताएंगे? 5वां। और बताएंगे कि सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा क्रम है, तो कौन सा है? 3रा है। अब देखिए मित्रों, एक मोस्ट बात और बताता हूं आपको, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? हमने देखा ग्रह, उपग्रह, तारे, आज इनके अलावा अन्य भी कोई छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षा होती है उसमें पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहां पर पाई जाती है, तो आपका एक ही उत्तर होना चाहिए कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका पाई जाती है। आगे बात समझ में? आगे चलिए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे सौर मंडल का सबसे विरला, सबसे अलग जो ग्रह है वो हमारी पृथ्वी है। क्यों? हमारी पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, और जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? जल मंडल भी जरूरी है, वायुमंडल भी जरूरी है, और स्थल मंडल भी जरूरी है। जब इन तीनों का मिलान जहां हो जाता है वहां पर कौन सा मंडल बन जाता है? वहां पर जैव मंडल बन जाता है। और जैव मंडल कहां पाया जाता है? सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। इसलिए सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है पृथ्वी, ये ध्यान रखना। और इसका आकार कैसा है? भूआब, भूआब कहते हैं, यानी एक फुटबॉल आप ले लीजिए, उसको ऊपर से जब हम प्रेस करेंगे दोनों हाथों से ऊपर और नीचे से, तो बीच में दबी होकर मध्य में से उभरी होती है। यानी हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? ध्रुवों पर चपटी है, बीच में उभरी हुई है। इसे क्या कहते हैं? भूआब कहते हैं। क्या कहते हैं? भूआब। और हमारी पृथ्वी को जो अंतरिक्ष से यात्री जाते हैं वो वहां से देखते हैं, तो हमारी पृथ्वी कैसे रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है नीले रंग की? इसका कारण यह है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? जल, और जल के कारण ही हमारी पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं, यानी ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। अब एक बात और सुनिए मित्रों, हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। मैं कह रहा हूं प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो कौन सा है? चंद्रमा है। और देखिए चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 अर्थात 1/4 है। और ये हमारे से कितनी दूर है? ये पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। अब एक बात और बताइए, जो चंद्रमा है उसकी परिक्रमण गति, यानी वो किसके चक्कर लगाएगा? परिक्रमण कहते हैं परिक्रमा करना, तो ये किसके चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के लगाएगा।
तो जो चंद्रमा है उसकी परिक्रमण गति कितनी है, वो है लगभग 27 दिन। मित्रों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी एग्जाम लगी थी रीट की, उसमें प्रश्न आया था कि चंद्रमा है वो पृथ्वी कितने दिनों में चक्कर, चंद्रमा की परिक्रमण गति कितनी है, तो वो कितनी है, लगभग 27 दिन। और चूंकि इसकी जो परिभ्रमण है, यानी अपने इस गतियां दो प्रकार की होती है, अपने अगले चैप्टर में देखेंगे, आप इतने समझ लीजिए। परिभ्रमण का मतलब अपनी अक्ष पर ही घूमना, तो लगभग इसकी वो भी कितनी है, 27 दिन है। इसीलिए आपने देखा होगा कि चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा का पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई क्यों देता है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गति लगभग समान है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। अब देखिए मित्रों आगे, एक होते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े, उन्हें क्या कहा जाता है, उल्कापिंड कहा जाता है। और कई बार तो ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, जिससे जब पृथ्वी पर ये गिरते हैं तो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है। और देखिए इसके एक इंपॉर्टेंट बात आप और देखिए, हमारी पृथ्वी जो है वो, हमारी पृथ्वी किसका भाग है, सौरमंडल का। और हमारा जो सौरमंडल है वो सौरमंडल किसका भाग है, आकाशगंगा का, यानी मिल्की वे हमारा सौरमंडल है जो आकाशगंगा का भाग है। और अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, हमारे ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो देखिए मित्रों ये आज की क्लास थी, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं, अगले चैप्टर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करते रहें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है। क्लास कैसी लगी ये बात जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।